सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के 7वें अध्याय जिसका नाम क्या है, पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, और इस अध्याय के आज हम 5वें और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम पोषक तत्वों के पादपों द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। सांकेतिक पौधे कौन कौन से होते हैं जिसमें उस तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले और जल्दी दिखाई देते हैं। पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव, यदि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो उनके विषैले प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलते हैं, तो इस चैनल को आप बहुत ही शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन वीडियो का लाभ सभी छोटे भाई बहनों को मिल सके। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, अर्थात पोषक तत्वों को पादप किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से जड़ें उनको प्राप्त करती है, किस प्रकार तने के माध्यम से वो पत्तियों तक पहुंचते हैं। सभी पौधे जड़ों द्वारा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से हैं। निम्न 4 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला कौन सा है, मृदा ठोस कणों से विलयन अवस्था में आयनों का स्थानांतरण। पहले सभी पोषक तत्व ठोस अवस्था में होते हैं, उसके बाद में वो बदलेंगे विलयन अवस्था में। तो ठोस अवस्था से पहले बदलेंगे विलयन अवस्था में, उसके बाद में मृदा घोल से जड़ तक आयनों का स्थानांतरण, यानी मृदा के विलयन से जड़ तक आयन किस प्रकार पहुंचते हैं। इसके बाद में तीसरा है जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश कैसे होता है, और चौथा है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। तो पादपों द्वारा पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, ठोस कणों से विलयन अवस्था में आयनों का स्थानांतरण। दूसरा है मृदा घोल से जड़ तक आयनों का स्थानांतरण, जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश। और नंबर 4 इसमें है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। तो पहले हम नंबर 1 को देखते हैं, मृदा ठोस कणों से विलयन अवस्था में आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है। मृदा विलयन ठोस कणों के साथ में गतिक साम्य में होता है, यानी मृदा में ठोस कण भी होते हैं, साथ में जल या जलीय विलयन भी होता है। तो पोषक तत्व मृदा विलयन और ठोस कणों के साथ गतिक साम्य में रहते हैं, यानी मृदा के विलयन और ठोस कणों के मध्य गतिक साम्य होता है। मृदा विलयन में खनिज तत्वों की कमी होने पर मृदा कणों से खनिज विलयन अवस्था में आ जाते हैं, तथा मृदा में से जड़ों द्वारा पोषक तत्व का अवशोषण होने पर मृदा विलयन का नवीनीकरण होता रहता है। जड़ द्वारा पादपों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद में मृदा विलयन में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो फिर मृदा ठोस कणों से ये पोषक तत्व मृदा विलयन में आ जाते हैं, अर्थात मृदा विलयन में इन तत्वों की सांद्रता में कमी होने पर ये ठोस अवस्था से विलयन अवस्था में आ जाते हैं। तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसको हम देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी मृदा में पोषक तत्व, तो क्या होता है, यहाँ से जाएंगे किस अवस्था में जाएंगे, ये जाएंगे विलयन अवस्था में। तो न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सॉल्यूशन, यानी मृदा विलयन में पोषक तत्व अब यहाँ कब आएंगे, जब मृदा विलयन में इनकी सांद्रता में कमी होएगी, तो ठोस अवस्था से ये विलयन अवस्था में आ जाएंगे, और इस विलयन अवस्था से वापस से ठोस अवस्था में भी जा सकते हैं, यानी यहाँ पर ये पोषक तत्वों का गमन दोनों दिशाओं में होता है। फिर यहाँ से हम आगे देखते हैं, विलयन से फिर पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, फिर पोषक तत्व जाएंगे पौधों की जड़ों में। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी जड़ों के द्वारा अवशोषण। विलयन अवस्था में पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है।
यह भी क्रियाविधि दोनों दिशाओं में होती है। यहाँ पर भी पोषक तत्व दोनों दिशाओं में गमन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं फ्री स्पेस इन लीफ, इन जड़ों से लीफ तक वो पोषक तत्व गमन करते हैं। तो किसके द्वारा गमन करते हैं? पहले देखते हैं हम जाइलम के द्वारा, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम के द्वारा जड़ों से ये जाएंगे कहाँ तक? फ्री स्पेस इन लीफ, फ्री यानी मुक्त स्थान होता है जो लीफ में, वहाँ तक ये पहुँचते हैं। परंतु आपको ये बात भी ध्यान देनी कि जाइलम के द्वारा पोषक तत्वों का गमन केवल एक ही दिशा में होता है। और कैसे होता है? ऊपरी मुखी, ऊपर की तरफ ही होता है। वापस पोषक तत्व इसके द्वारा नीचे नहीं आते हैं। तो जाइलम द्वारा पोषक तत्वों का वाहन केवल एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय प्रवाह भी इसको कहते हैं। दूसरा होता है फ्लोएम के द्वारा, ये दोनों दिशाओं में होता है। यानी फ्लोएम के द्वारा पोषक तत्व जड़ से पत्तियों तक पहुंचते हैं और पत्तियों से जड़ तक भी पहुंच सकते हैं। दोनों दिशाओं में द्विदिशीय प्रभाव भी इसको हम कह सकते हैं। तो फ्लोएम के द्वारा पोषक तत्वों का गमन दोनों दिशाओं में होता है। लीफ सेल, इसके बाद में अंत में पोषक तत्व जाएंगे पत्तियों की कोशिकाओं तक। तो जो मुक्त स्पेस होता है पत्तियों में, वहाँ से पत्तियों की कोशिकाओं तक पोषक तत्व जाते हैं और सेल से वापस लीफ स्पेस में भी पोषक तत्व जा सकते हैं। पौधे की पत्तियों में पोषक तत्वों की कमी होने पर वापस जड़ों के द्वारा इनका अवशोषण होता है और ये प्रक्रिया निरंतर पौधों में चलती रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 2, मृदा घोल से जड़ तक आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है। इसकी भी यहाँ पे 3 विधियाँ दी गई है। पहली कौन सी है? जड़ अपरोधन। ये जड़ है, जड़ें मृदा में प्रवेश करके मृदा कोलाइड्स के संपर्क में आती है और इस विधि का योगदान अन्य विधियों की तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी ये विधि ज़्यादा काम की हमारे नहीं है। दूसरी है संहति प्रवाह, मास फ्लो। कुछ पोषक तत्व मृदा जल सहित जड़ों की ओर गमन करने से पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। जड़ों की ओर गमन करते हैं, वहाँ से पौधों की जड़ें इन्हें अवशोषित कर लेती है। इस गति को संहति प्रवाह कहते हैं। पादप वाष्पोत्सर्जन क्रिया तेज होने से संहति प्रवाह की क्रिया भी तीव्र होती है। यानी पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल की कमी होने पर जड़ें तीव्र गति से जल का अवशोषण करती है और संहति प्रवाह की क्रिया भी तेज होती है। नंबर 3 है विसरण। पौधे की जड़ों के पास आयनों की सांद्रता कम होने पर मृदा विलयन से जड़ों की तरफ आयनों का विसरण होता है। यानी जब पौधों की जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है मृदा से, तो वहाँ पे जड़ों के पास में इन पोषक तत्वों की सांद्रता में कमी आती है, तो मृदा विलयन से पोषक तत्व फिर जाएंगे जड़ों की तरफ। पादपों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होने से जड़ों के पास उनकी सांद्रता में कमी हो जाती है। आयनों का विसरण तब तक चलता रहता है जब तक कि आयनों की सांद्रता दोनों तरफ बराबर ना हो जाए। तो पौधों की जड़ों में आयन तब तक आते रहेंगे जब तक बाहर और अंदर दोनों तरफ जड़ के अंदर और मृदा विलयन में पोषक तत्वों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। लेकिन जड़ों से पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, जहाँ पर वे काम आते हैं। जड़ों में इनकी फिर से कमी हो जाती है और फिर से पोषक तत्व मृदा विलयन से पौधे की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश, इसकी भी 2 विधियाँ क्रिया विधियाँ दी गई है। तो पहला है निष्क्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल सांद्रता के अंतर के कारण अपने आप ही होती रहती है। यानी जहाँ पे पोषक तत्वों की सांद्रता में कमी होती है, वहाँ पर पोषक तत्व अपने आप गमन करने लग जाते हैं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार आयनों का जड़ों में प्रवेश एक बल होता है, प्रेरक विद्युत रासायनिक विभव। इस बल के द्वारा होता है। प्रेरक बल कौन सा होता है? विद्युत रासायनिक विभव। प्रेरक बल विद्युत रासायनिक विभव के कारण होता है। यह विभव विलयन की सांद्रता और विलयन में उपस्थित आयनों के आवेश के अनुपात पर निर्भर करता है। जैसे ही विलयन में आयनों के आवेश में वृद्धि होती है तो ये विभव भी वहाँ पे बढ़ जाता है। जड़ के अंदर आयनों के प्रवेश की दूसरी क्रियाविधि है वह सक्रिय अवशोषण है और इस अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अवशोषण के लिए जड़ कोष द्वारा ऊर्जा व्यय होती है। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी यह प्रक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। पौधों की जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और वो ऊपर पत्तियों तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। जड़ों द्वारा अवशोषण के पश्चात इन आयनों का जाइलम वाहिका द्वारा इनका स्थानांतरण जल के साथ तने एवं पत्तियों में होता रहता है। इनकी क्रिया मुख्य रूप से जल के साथ सहवर्ती प्रभाव वाली मानी जाती है। इस क्रिया की दर मुख्य रूप से जड़ों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर पर निर्भर करती है। पत्तियों की वाष्पोत्सर्जन की दर कम होने पर आयनों का ऊपर की ओर स्थानांतरण की गति भी कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है वैसे वैसे जड़ें शीघ्रता से जल का अवशोषण करती है और जल के साथ में पोषक तत्व भी पौधे को प्राप्त होते रहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी होने पर पोषक तत्वों के ग्रहण की दर भी कम हो जाती है। अब हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं सांकेतिक पौधे। ये वे पौधे होते हैं जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के लक्षणों को शीघ्रता से और सबसे पहले प्रकट करते हैं। वे पौधे जिनमें पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं उनको कहते हैं सांकेतिक पौधे। जैसे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण यदि हमको अच्छी तरह देखने हैं, सबसे पहले देखने हैं तो वो होते हैं मक्का या दलहनी पौधों में। फास्फोरस के लिए सांकेतिक पौधा है मक्का, जौ और टमाटर। पोटेशियम के लिए सांकेतिक पौधा है कपास, केला और आलू। पोटेशियम के लिए कपास, केला और आलू। कपास के डोडे पोटेशियम की कमी से ठीक प्रकार से नहीं खुल पाते हैं, जैसा हमने पहले देखा था। कैल्शियम के लिए बरसीम हैं और दलहनी फसलें। मैग्नीशियम की कमी यदि हमको देखनी है तो इसके लिए सांकेतिक पौधे आलू और फूल गोभी है। बोरोन के लिए बरसीम, रिजका है, अमरूद है और गाजर है। तो ये कुछ विशेष पोषक तत्वों के लिए सांकेतिक पौधे हैं। अब हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव के बारे में। आवश्यक तत्व तथा लाभदायी पोषक तत्व विशेषकर भारी धातु तत्वों की पौधों को अत्यधिक मात्रा में उपलब्धता होने पर उन पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी इन भारी धातुओं का पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है। यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए तो फिर ये पौधे के लिए विषैला कार्य करते हैं, विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आयु में वृद्धि के साथ इन तत्वों का विषैला प्रभाव अधिक होता है। बड़े पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपेक्षा कम विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव में पौधा जिंदा रहता है, लेकिन इनकी अधिकता से पौधा मर सकता है। यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यदि वो पौधे को नहीं भी मिले तो पौधा जिंदा रहता है, लेकिन यदि उनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो पौधा मर जाता है। तो ये पोषक तत्वों का विषैला प्रभाव है। कुछ तत्वों के विषैले प्रभाव के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे लोहा है, जड़ों के भूरापन, सूखापन, ब्रांजिंग, गलन रोग आदि ये पैदा करता है। जस्ते जैसा कलर, कांसे जैसा कलर इसमें हो जाता है पौधे का। मैग्नीज पत्तियों में कुंचन यानी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है। अनाजों जैसे जई में वीप टेल, लोमड़ी जैसी पूंछ, वीप टेल जैसी उसका गुच्छा, पत्तियों का गुच्छा हो जाता है तो वीप टेल। मैग्नीज की अधिकता से वीप टेल जैसे रोग हो जाते हैं। तांबा, नई पत्तियों में हरिमाहीनता, पुरानी पत्तियों में लाल गुलाबी धब्बे, ये इसका विषैला प्रभाव होता है। जस्ते के लिए पत्तियां लाल भूरी होकर सूख जाती है, पत्तियां किनारों की ओर मुड़कर गोल हो जाती है। ये किसकी अधिकता से होता है? जस्ते की अधिकता से। क्रांतिक स्तर, यह वह स्तर होता है जब पोषक तत्वों की कमी होने पर उनके लक्षण दिखाई देते हैं तथा आपूर्ति करने पर पौधे रुकी हुई वृद्धि पुनः प्रारंभ हो जाती है। यह अभाव और पर्याप्त मात्रा के बीच की अवस्था है। तो क्रांतिक स्तर कौन सा है? जब पोषक तत्व की पौधे में कमी होने पर उसके लक्षण तो दिखाई देते हैं, परंतु यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति कर दी जाए तो पौधे की रुकी हुई वृद्धि पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो ये होता है क्रांतिक स्तर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक है जो पोषक तत्वों की पादपों को उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो पहला है मृदा का पीएच। तो पीएच यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है।
अधिकांश पोषक तत्वों की उपलब्धता पीएच 6.5 से 7.5 के मध्य, इसको आप नोट कर लो, 6.5 से 7.5 के बीच अधिकतम होती है, यानी इस पीएच के बीच ही पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिकतम होती है। आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट सूक्ष्म तत्व अम्लीय परिस्थितियों में अधिक उपलब्ध होते हैं। तो पीएच भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरा है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व पौधे को अधिक उपलब्ध होते हैं। तो जिस प्रकार की चट्टानों से वह मृदा बनी होती है उसमें किसी विशेष पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक है तो वह पौधे को अधिक प्राप्त होगा, और यदि दूसरे पोषक तत्वों की उसमें कमी है तो वह पौधे को कम मात्रा में उपलब्ध होगा। मृदा की आयु। पुरानी मृदाओं की अपेक्षा नई मृदाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती जाती है, पोषक तत्वों की कमी मृदा में होती रहती है, तो पोषक तत्व कम उपलब्ध हो पाते हैं। जलवायु। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निस्खलन द्वारा घुलनशील पोषक तत्व मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, अतः इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे निस्खलन हो जाता है, इन पोषक तत्वों का निस्खलन हो जाता है और ये निचले संस्तरों में चले जाते हैं। पांचवा है मृदा की भौतिक दशा। मृदा में पर्याप्त वायु एवं जल का संचार होने पर मृदा की भौतिक दशा अच्छी होती है, यानी उसमें पर्याप्त मात्रा में जल और वायु का संचार होना चाहिए, तभी मृदा में सूक्ष्म जीव ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार की मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अधिक होती है। छठा है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में वायु संचार बढ़ने से मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे पोषक तत्व भी अधिक उपलब्ध होते हैं। सूक्ष्म जीव कई प्रकार से पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। ये नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, एमिनीकरण आदि कई सारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये ह्यूमिफिकेशन को प्रभावित करते हैं, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये प्रभावित करेंगे। कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से मृदा में पोषक तत्वों की पुनर्प्राप्ति होती है। तो यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है तो उसमें पोषक तत्व भी अधिक उपलब्ध होंगे। जुताई। ढालदार क्षेत्रों में ढाल के लंबवत जुताई करने से मृदा का कटाव कम होता है, यानी जैसे ये ऐसे ढाल है तो इसके लंबवत जुताई करेंगे ऐसे, तो वहाँ पे उसमें मृदा का कटाव कम होता है, जिससे पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हमने पादपों द्वारा पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि जानी, सांकेतिक पौधे जाने और पोषक तत्वों के अधिकता से क्या क्या विषैले प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में जाना, और अंत में हमने जाना पादपों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। मृदा का पीएच है, पैतृक पदार्थ है, मृदा की आयु है, जलवायु है, मृदा की भौतिक अवस्था है, भौतिक दशा है, मृदा सूक्ष्म जीव है, कार्बनिक पदार्थ है और जुताई है। ये सभी कारक पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के 7वें अध्याय को यहाँ पे पूरा कर लिया है।